देखो, प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 5। प्राचलिक समीकरण क्या है और प्राचलिक समीकरण का अवकलन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना, प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना, प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, तो प्राचलिक समीकरण क्या होता है, जैसे सुनो आप पूरी हिस्ट्री इसकी। जैसे आप लोग पढ़े थे 11वीं क्लास में कि जिस सर्किल का केंद्र मूल बिंदु पर हो और त्रिज्या ए हो, उस वृत्त का समीकरण होता है, क्या, ये ऐसे बना सकते हैं हम। ये सर्किल है, ये वृत्त है, इसका समीकरण x² + y² बराबर a होता है यदि इसका केंद्र मूल बिंदु पर हो और त्रिज्या क्या हो, a, त्रिज्या a हो, केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो इसका समीकरण होता है x² + y² बराबर a। इसे कहते हैं वृत्त का कार्तीय समीकरण। क्या कहते हैं? वृत्त का कार्तीय समीकरण। यह वृत्त का कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण क्यों है? क्योंकि यह x और y में है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस वृत्त की परिधि में P बिंदु ले लिए, परिधि में क्या ले लिए, P बिंदु। इसको मिटा के लिखते हैं अच्छे से, आ जाओ। तो प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको इस पर हम एक वृत्त बना लिए मान लो, और इस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है और इसकी त्रिज्या a है। तो परिधि में कोई भी बिंदु लेंगे तो उस बिंदु से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। आप सुनो अच्छे से इस बात को। अब यहाँ पे P बिंदु जो अपनी इच्छा से लिए हैं, तो P बिंदु से हम ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इसका समीकरण पिछले साल 11 अध्याय में पढ़े थे, x² + y² = a²। देखो, और यहाँ इसको कहते हैं वृत्त का कार्तीय समीकरण। एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या a इकाई है। ठीक है, तो x² + y² बराबर a²। किसी किताब में त्रिज्या r लिखा है तो x² + y² बराबर r है। ठीक है, और जिस वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर नहीं होता, जैसे मान लो एक वृत्त ऐसे है, इसका केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है, तो इस वृत्त का समीकरण होता था, पिछले साल पढ़े थे, x² + y² + 2gx शुभम 2fy + c = 0। सब याद आ रहे हैं कि नहीं? ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है। ठीक है, ये ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। यहाँ पे मान लो इसका केंद्र मूल बिंदु पर नहीं है, तो मान लो केंद्र कहाँ पर है, अल्फा बीटा पर है मान लो, और इसकी त्रिज्या क्या है, r। तो इस वृत्त का समीकरण ऐसे लिखा जाता है, x - α² और y - बीटा का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। और ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। ये क्या है? वृत्त का व्यापक। जैसे मान लो यहाँ पे आप पढ़े थे वर्ग समीकरण, x² + 5x + 7 = 0। तो इसको ax² + bx + c = 0, ये इसका प्रारूप है ना, इस टाइप का ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको कहते थे व्यापक समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार वृत्त का जो समीकरण है, ये वाला व्यापक समीकरण है। किसी समीकरण की जब तुलना करते थे वृत्त की समीकरण की, तो इससे तुलना किया करते थे वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालते समय। ठीक है, कोई आपसे कहता कि यहाँ पे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 का केंद्र त्रिज्या ज्ञात करो। शुभम यहाँ सुनो अच्छे से, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 का केंद्र त्रिज्या, नहीं बोला गलत देख दे, ऐसे लिखेंगे x² + y² प्लस मान लो 4s है + 6y है + 9 = 0, इसका केंद्र त्रिज्या निकालो। तो हम इस समीकरण की तुलना किससे किया करते थे? इससे तुलना करते थे। तो s का गुणांक 2g है, तो s का गुणांक 4 है, तो इसका मतलब 2g बराबर 4। y का गुणांक 2f है, तो y का गुणांक 6 है, तो 2f बराबर 6 है। तो यहाँ पे g का मान निकालेंगे तो 4/2, और f का मान निकालेंगे तो 6/2, 2 तिहाई और 2 दूना, तो g का मान 2 हो गया, f का मान हो गया 3। तब केंद्र का सूत्र होता था -g - f है।
तो यहाँ माइनस जी के तो -2 और -3 ये केंद्र हो जाया करता था। त्रिज्या का सूत्र पढ़े थे R बराबर √g² f² - c, ये पढ़े थे। तो यह R बराबर g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू क्या है 9, तो -9 लिख दोगे। तो R बराबर क्या होगा 4 9, और ये क्या होगा 9, तो 9 से 9 कट गया, तो R बराबर हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये त्रिज्या आ गई। तो वृत्त का केंद्र त्रिज्या निकालते समय हम किसी भी समीकरण की तुलना इससे करते थे, तो इसी प्रकार जैसे वर्ग समीकरण की तुलना इससे करते थे तो इसको व्यापक समीकरण कहते थे, तो वृत्त के समीकरण की तुलना इससे करते थे, इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण या सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जब वृत्त का समीकरण जानते हो तो ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या a है। तो इस वृत्त के समीकरण को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। आज किस तरीके से लिख सकते हैं देखो, उसको बताते हैं। उस वृत्त के समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, हम इस पर कोई स्वेच्छ बिंदु मान लो, वृत्त की परिधि में x/y ले लिए, वृत्त की परिधि में कोई स्वेच्छ बिंदु क्या ले लिए, x/y ले लिए। तो यहाँ बिंदु P से x अक्ष पर हम लंब खींच दिए, P से S अक्ष पर क्या खींच दिए, लंब PM। ये लंब जब खींच दिए, सुनो, जब लंब खींच दिए तो ये आप लोग है निर्देशांक ज्यामिति 11वीं क्लास में पढ़े थे। यदि मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, तो दो अक्ष से मिलकर बनने वाली सतह को समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल। और समतल में कोई बिंदु लिया जाए, तो समतल में जब कोई बिंदु लेंगे तो इस बिंदु से s अक्ष पर और y अक्ष पर लंब खींच दें। तो लंब खींच दिए तो एक हो गया PM, एक हो गया PN। तो लंब जब खींचे हैं तो लंब का जो इसको पाद बिंदु कहते हैं, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, मान लो x दूरी है, और ये मूल बिंदु से n की दूरी कितनी है, y। तो यहाँ पे x, y लिख देते थे, तो कहते थे x, y को बिंदु P का कार्तीय निर्देशांक। क्या कहते थे, कार्तीय निर्देशांक। और x कहलाता था बिंदु P का भुज, और y कहलाता है बिंदु P का कोटि। क्या कहलाता है, कोटि, भुज और कोटि। तो जब यहाँ से लंब खींचेंगे तो यहाँ पे m की मूल बिंदु से दूरी इस बिंदु के पहले निर्देश भुज के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, भुज के बराबर। तो मूल बिंदु से m तक की दूरी भुज के बराबर इन x है, इसका भुज x है, कोटि y, और ये दूरी कोट के बराबर होगी, ये दूरी कोट के बराबर। ठीक है। तो ये x दूरी हो गई, ये y दूरी हो गई। अब ये OP रेखा जो है s अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती होगी। अब मान लेते हैं वह कोण थीटा है, वह कोण क्या है, थीटा है। तो जब कोण थीटा है तो हम क्या करेंगे, s/a करते हैं और y/a करते हैं तो एक संबंध बनता है। s आधार है, a कर्ण है कि नहीं, s क्या है, आधार, और ये a क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। ठीक है। और y क्या है, लंब, और ये कर्ण, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि s/a = cos थीटा और y/b = क्या हुआ, साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा a cos थीटा, और y की वैल्यू जब निकालोगे तो आएगा a साइन थीटा। तो ये जो PSY बिंदु लिए थे किस टाइप का बन गया, a cos थीटा, a साइन थीटा बन गया कि नहीं। बिंदु हम SY लिए थे तो s की वैल्यू निकाल लिए a cos थीटा, y की वैल्यू निकाल लिए a साइन थीटा। b कहाँ है, y/a ना लिखोगे, यहाँ पे कर्ण तो a भी इसके लिए भी है, तो धोखे से लिख दिए थे। ठीक है। तो y/a बराबर साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा। जो बिंदु PSY लिए थे तो s के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, a cos थीटा, और y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। तो इस जो वृत्त का समीकरण s² + y² = a² था, तो इस समीकरण को एक लिखने का तरीका ये हो गया, s बराबर a cos थीटा और y बराबर a साइन थीटा। यदि हम इसका वर्ग करके जोड़ दें तो s² + y² बराबर क्या होगा, a² cos² थीटा, a² sin² थीटा। तो s² + y² = क्या होगा, a² कॉमन, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है। तो s² + y² = a² आ गया। ठीक है। तो चाहे इस समीकरण को हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे, जब ऐसे लिखा रहेगा तो इसको कहते हैं कार्तीय समीकरण। ऐसी समीकरण को जब ऐसे लिख दिया जाता है तो इसको कहते हैं प्राचलिक समीकरण। ठीक है। तब प्राचलिक समीकरण इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि s और y का मान y के पदों में नहीं है, तीसरे चर के रूप में है। तीसरा चर यहाँ क्या है, थीटा। तो तीसरे चर को हम क्या कहते हैं, प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचल। तो जब x और y का मान sy को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया हो, जैसे s बराबर क्या लिख दिए, a cos t,
अब y बराबर क्या लिख दिए, a साइन t, ये t क्या हो गया, प्राचल। फिर x बराबर क्या लिख दिए, a cos फाई, और यहाँ पे y बराबर क्या लिख दिए, a साइन फाई। तो s और y का मान किसके पदों में, फाई के पदों में है। तो यहाँ थीटा के पदों में, तो थीटा क्या हो गया, प्राचल। यहाँ t के पदों में है तो t क्या हो गया, प्राचल। यहाँ फाई के पदों में तो फाई क्या हो गया, प्राचल। तो जब s और y का मान s y को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया हो तो तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। इस प्रकार बने समीकरणों को कहते हैं प्राचलिक समीकरण। तो यहाँ पे इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता था, अवकलन कैसे करते हैं देख चुके। अब प्राचलिक समीकरण ऐसे दिया रहेगा तो अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। किसी वृत्त का प्राचलिक कार्तीय समीकरण दिया हो, किसी कर्व का प्राचलिक कार्तीय समीकरण दिया हो, तो उसका अवकलन करने के लिए हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके। हर एक पद का अवकलन कर देते हैं और dy/ds का मान निकाल लेते हैं। लेकिन किसी कार्तीय समीकरण को प्राचलिक समीकरण में बदल दिया जाए तो उस प्राचलिक समीकरण की मदद से हम dy/ds का मान कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, तो लिख लो थोड़ा 2 लाइन में परिभाषा प्राचलिक समीकरण की। जब x और y का मान x y को छोड़कर, जब x व y का मान x व y को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया हो, तीसरे चर के रूप में दिया हो तो तीसरे चर को प्राचल कहते हैं। तीसरे चर को प्राचल कहते हैं, प्राचल कहते हैं। तथा इस प्रकार बने समीकरणों, तथा इस प्रकार बने समीकरणों को प्राचलिक समीकरण कहते हैं। प्राचलिक समीकरण कहते हैं। जैसे x² प्लस वृत्त x² प्लस y² = a² का प्राचलिक समीकरण है। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। यहाँ x व y का मान थीटा के पदों में है, थीटा के पदों में है। इसलिए यहाँ थीटा प्राचल है। तथा ये समीकरण 2, समीकरण 3, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 एवं 3 समीकरण 1 का प्राचलिक समीकरण है, प्राचलिक समीकरण है। समीकरण 2 एवं 3 समीकरण 1 का क्या है, प्राचलिक समीकरण है। ठीक है। अब प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना। प्राचलिक समीकरण का अवकल गुणांक ज्ञात करना, ये लिखा है। तो माना किसी वक्र का प्राचलिक समीकरण किसी वक्र का प्राचलिक समीकरण क्या है, x बराबर ft है, अब y बराबर क्या है, gt है। s बराबर ft, अब y बराबर gt। यहाँ t प्राचल है, s का मान t के पदों में है, y का मान t के पदों में है। t क्या कहलाएगा, प्राचल। क्या कहलाएगा, प्राचल। तब dy/ds का मान ज्ञात करना। तब dy/ds का मान ज्ञात करना। ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्या करते हैं, एक लाइन में है रूल इसका। dy/ds तो क्या लिख देंगे, dy/dt और ds/dt। y का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन, s का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन, दोनों का अनुपात। ये काट दोगे तो वही ना आ जाएगा।
ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, यदि वृत्त का, यदि किसी वक्र का प्राचलिक समीकरण x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा हो तो dy अपॉन ds ज्ञात कीजिए। dy अपॉन ds ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण। अब वृत्त नहीं जानते तो वक्र लिख दिया करो, ठीक है। अब किसी की का सरनेम नहीं जानते, ये हिंदू है कि मुस्लिम है, तो मानव बोल सकते हो सबको, सब मानव, ठीक है। तो वही क्या है, सब वक्र हैं। अब वक्र के प्रकार में आता है, कोई वृत्त है, परवलय है, हाइपरबोला है, ठीक है, दीर्घ वृत्त है, अतिपरवलय है, ये वक्र के प्रकार हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति हो गई है तो सब मानव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वक्र का प्राचलिक समीकरण क्या दिया है, s बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। सब तो क्या करेंगे, हमको निकालना ये ना है, तो dy अपॉन ds बराबर होता है dy अपॉन डी थीटा और ds अपॉन डी थीटा। तो d अपॉन डी थीटा s के स्थान, y के स्थान पे क्या लिख दोगे, a sin थीटा, और यहाँ पे d अपॉन डी थीटा s के स्थान पे क्या लिख दोगे, a cos थीटा, और a कांस्टेंट साइन थीटा का अवकलन cos थीटा, और a कांस्टेंट cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। a काट दो तो क्या आ गया, माइनस cot थीटा, ये आंसर। क्वेश्चन नहीं आया। डी वाई अपॉन डी एस को लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन, इसका मतलब थीटा का ऊपर अंश और हर में भाग दे दिए मान लो, तो डी वाई अपॉन डी एस ना था, तो डी वाई अपॉन डी थीटा डी एस अपॉन डी थीटा। अब इसका मतलब बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन, एस का थीटा के सापेक्ष अवकलन। अब बाई एस का मान आपको पता रहेगा, तो बाई तब डी अपॉन डी थीटा, बाई के स्थान पे लिख दे क्या, ए साइन थीटा, और यहाँ डी अपॉन डी थीटा ना लिखना है, ये डी अपॉन डी थीटा। अब एस का मान क्या लिख देंगे, ए कास थीटा। अब यहाँ पे ए साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो ए कांस्टेंट और साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, और ए कास थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो ए कांस्टेंट कास थीटा का थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा, ठीक है। ए कट गया, कास थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा तो माइनस काट थीटा। क्या पूछ रहे थे, हाँ भाई जब जानते हैं तो क्या, अब कहीं 25/5 है तो कहोगे 25/5 लिख दें तो क्या होगा, काट सकते हो ना 5, तो आगे वाला स्टेप जब जानते हो तो क्यों ऐसे लिखे रहोगे। हाँ, तब डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना, तब डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना है। प्राचलिक समीकरण दिया है तो डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एस बराबर डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी, तो प्राचलिटी रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है एक तो एनसीईआरटी का, ये लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, हाँ ऊपर वाली एक लाइन मिटा दें। अब देखो दूसरा सवाल ये है, यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, देन फाइंड dy अपॉन ds। s बराबर a cos क्यूब थीटा है और y बराबर a sin क्यूब थीटा है, तो dy अपॉन ds ज्ञात करना। दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण, दिया है एक वक्र का प्राचलिक समीकरण, क्या दिया है, x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा। तब हमें डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना है।
तब हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, s का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो क्या निकालते हैं, पहले ds/d थीटा किस्तों में निकालते हैं, लंबा स्टेप है। तो d/d थीटा s की वैल्यू रख दिए, a cos क्यूब, अरे हो गया क्या जानो क्या है, तो लास्ट में लिख देंगे dy/d बराबर dy/d थीटा ds/d थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, a cos क्यूब थीटा d/d थीटा। यहाँ पे सिंपल फंक्शन नहीं रहेंगे, बहुत बड़े बड़े रहेंगे तो उसको लंबा स्टेप रहेगा, तो वो उसमें उलझ जाओगे आप, ऊपर बटे बटे सटे करते करते, यही आसान आपको लगेगा। तो वही हैबिट अभी से बना पा रहे हैं आपकी। तो a कॉमन हो गया, यहाँ क्या होगा cos क्यूब थीटा, तो a कॉमन हो गया, इसको लिख सकते हैं d/d थीटा cos थीटा की घात 3। और कौन सा रूल लगाओगे, s की घात n वाला, s की घात n वाला। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 3 cos थीटा की पावर 3 - 1 और d/d थीटा cos थीटा का फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा 3a cos थीटा का स्क्वायर और cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, यही ना। तो ये होगा -3a cos स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये आ गया dx/d थीटा का मान। अब dy/d थीटा की भी ज़रूरत है ना, dy/d थीटा की ज़रूरत है, तब dy/d थीटा भी निकालते हैं। हाँ अभी, क्योंकि आपको ये तो मकसद तो पता है ना, आपको ये करना है dy/d, तो dy/d थीटा और ds/d थीटा करने वाले हो, तो दोनों की ज़रूरत है, ds/d थीटा की भी ज़रूरत है और dy/d थीटा की भी ज़रूरत है। ds/d थीटा निकाल दिए, क्योंकि s के बाद y आता था, क्रम से निकाल रहे हैं। ds/d थीटा पहले निकाल दिए, dy/d थीटा बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब देखो y = आपको क्या दिया है, y = a साइन क्यूब थीटा दिया है ना। हम निकालते हैं dy/d थीटा, a d/d थीटा साइन थीटा का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ। तो a लिखोगे और 3 और साइन थीटा की पावर क्या 3 - 1 और d/d थीटा साइन थीटा का फिर से। तो क्या हो जाएगा 3a साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। तो किसकी वैल्यू आ गई dy/d थीटा। अब हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं और आप भी क्या, dy/ds बराबर dy/d थीटा और ds/d थीटा, यही ना। अब dy/d थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ds/d थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है -3a cos स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा। तो 3a दोनों से कट गया, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दें इसको, साइन थीटा 2 बार लिख दिए, और ये cos थीटा, और नीचे माइनस लिख लो, और cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा 2 बार लिख दो, ये साइन थीटा। और ये क्या हुआ, कट क्या गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा बचा, तो -tan थीटा आ गया। देखो यहाँ पे y = a साइन क्यूब थीटा दिया है, तो dy/d थीटा निकाल रहे हैं, तो एक कांस्टेंट बाहर dy/d थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 3। और कौन सा फार्मूला s की पावर n वाला, तो 3 और साइन थीटा की पावर 3 - 1 साइन थीटा का फिर से। तो क्या आ गया 3 साइन थीटा का स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। अब हम जानते क्या हैं कि dy/ds बराबर dy/d थीटा ds/d थीटा, और dy/d थीटा की वैल्यू ये लिख लिए, और ds/d थीटा की वैल्यू ये लिख दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसी को 2 बार लिख दिए, और ये cos थीटा उतार दिए, इसको 2 बार लिख दिए। अब जो कटता है काट दिए, तो बचता क्या है साइन थीटा अपॉन -cos थीटा, तो -tan थीटा, -tan थीटा। क्या समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, कुछ है आसान ना। किताब इतना लगा घर ले गए थे, इस पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है एक्सरसाइज में।
लाएंगे किताब। चलो देखो आगे प्राचलिक समीकरण। तो अगला क्वेश्चन देखो इस पर आधारित। सब मिल गया मिल गया मिल गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन तीसरा। अरे वो गड़बड़ कहीं भी मिल सकती है, वो तो बस संयोग है, ऐसा थोड़ी कि गड़बड़ है किताब खरीदने लाया। हम भी ले रहे हैं सर, तो पेज खराब था पूरा, दिखाई नहीं दे रहा। चलो देख के लेना चाहिए। देखो यदि s की पावर 2/3 नहीं ये तो बता चुके हैं। ये दिया है यदि x बराबर 2at स्क्वायर 2at स्क्वायर, अब y बराबर क्या है 80 की पावर 4 80 की पावर 4 80 की पावर 4, देन फाइंड dy अपॉन ds। dy अपॉन ds, यहाँ प्राचल t है। प्राचल क्या है t। बोले थे ना कि एस वाई का मान एस वाई को छोड़कर तीसरे चर के रूप में दिया है, और तीसरा चर कुछ भी हो सकता है, थीटा फाई टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एस का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन, वाई का भी प्राचल के सापेक्ष अवकलन, फिर डी वाई अपॉन डी एस, तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी। तो लिखते हैं यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकाले लेते हैं पहले, तो डी अपॉन डी टी, एस की वैल्यू क्या रख दें 2at स्क्वायर, तो 2a अचर है ना तो बाहर, और डी अपॉन डी टी ये टी स्क्वायर, ठीक है। और टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2t की पावर 2 - 1, यानी 2a इंटू 2t, तो क्या होगा 4at, यही ना। अब निकालते हैं डी बाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी बाई का मान रख दो 8t की पावर 4, तो a बाहर और डी अपॉन डी टी टी की पावर 4, और टी की पावर 4 का अवकलन क्या लिखोगे 4 और टी की पावर 4 - 1, तो क्या आएगा 4at क्यूब ऐसे। तो क्या लिखोगे डी बाई अपॉन डी एस बराबर डी बाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी टी। तो डी बाई अपॉन डी टी क्या है 4at क्यूब अपॉन डी एस अपॉन डी टी क्या है 4at, 4a कट गया, टी क्यूब अपॉन टी, इसको लिख सकते हैं टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी, और टी कट गया तो क्या बचा टी स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है। ये 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखिए अब 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये है x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, इसको बता चुके हैं। देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एस, इसको बता चुके हैं सेकंड नंबर को। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, यदि x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t, cos 2t, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये तो इसी प्रकार है, तो क्या कर लोगे डी एस अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी साइन टी और डी वाई अपॉन डी टी, तो क्या होगा डी अपॉन डी टी कास 2t। तो डी एस अपॉन डी टी क्या हुआ साइन टी का अवकलन कास टी होता है ना, और डी वाई अपॉन डी टी
काश 2t का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन 2t, 2t का फिर से तो 2, 2t का फिर से तो 2। अब क्या आ गया? ds अपान dt का मान क्या आ गया? काश t, और dy अपान dt का मान आ गया माइनस 2 साइन 2t। ऐसे अब क्या निकालोगे? dy अपान ds बराबर dy अपान dt और ds अपान dt, यही ना? तो dy अपान dt क्या है? 2 साइन 2t, 2 साइन 2t अपान काश t, और साइन 2t का फार्मूला -2 और ये 2 साइन t काश t, यही ना? साइन 2a का फार्मूला जानते ना हो? क्या जानते हो? 2 साइन a काश है, 2 साइन a काश है। तो ये 2 पहले से उतार लिए, अब फार्मूला साइन 2t का लगा दिए ये वाला, तो क्या होगा? 2 साइन t काश dt, और यहाँ नीचे काश t है ही, तो काश t तो काश t से कट गया, तो बचा क्या? -4 साइन t, -4 साइन t। ये है, एक साइड में हम ds अपान dt निकाले हैं, दूसरे साइड में dy अपान dt। तो dy अपान ds, तो dy अपान dt, ds अपान dt, और dy अपान dt की वैल्यू ये आई है, और ds अपान dt की वैल्यू ये आई है, और साइन 2t का फार्मूला ये वाला लगा दिए, 2 साइन a काश है, तो -2 तो उतार लिए, और साइन 2t का फार्मूला 2 साइन t काश t, काश t कट गया, -4 साइन t। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, लिख नहीं पाए? लिखो। फोर नंबर x बराबर दिया है 4t, और y बराबर दिया है 4 अपान टी, तो फाइंड dy अपान dt, dy अपान dx बन ही जाएगा। इसका भी t के सापेक्ष, इसका भी t के सापेक्ष, और फिर दोनों का अनुपात। ये क्या होगा? ds अपान dt क्या होगा? ये 4, और dy अपान dt क्या होगा? 4, और d अपान dt, और ये 1/t ऊपर गया तो t की पावर -1, ये क्या होगा? 4 -1 t की पावर -1 -1, तो -4 अपान टी स्क्वायर, 4 अपान टी स्क्वायर। तो dy अपान ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे? dy अपान dt और ds अपान dt। तो dy अपान dt की वैल्यू क्या आया है? dy अपान dt की वैल्यू आया है -4 अपान टी स्क्वायर, अब भागे 4, तो -4 अपान टी स्क्वायर भागे 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं? -4 अपान टी स्क्वायर भागे गुणे में बदल दो, 1/4, 4 4 कट गया, तो -1 अपान टी। ये किसकी वैल्यू आ गई? dy अपान ds की वैल्यू आ गई -1 अपान टी, -1 अपान टी। dy अपान dt की वैल्यू -4 अपान टी स्क्वायर, और ds अपान dt की वैल्यू 4 है, तो इसमें 4 का भाग देना है, हाँ स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर नीचे लिख लिए। आप देखो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया है, यदि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर क्या दिया है? sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो फाइंड dy अपान ds, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? जो करते चले हैं, ds अपान डी थीटा, तो डी अपान डी थीटा कास थीटा, डी अपान डी थीटा कास 2 थीटा, तो ds अपान डी थीटा
cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से तो 2, तो ds अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा और ये प्लस 2 साइन 2 थीटा, ऐसे ये हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यही लिखे रहो। अब क्या निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा ना, और साइन 2 थीटा का कास 2 थीटा का फिर से तो 2, यही ना। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू होगा कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा। तो क्या निकालोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या फार्मूला है, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या निकाल चुके हो, ये कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, और डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा, प्लस वाला पहले लिखे देते हैं 2 साइन 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू कास थीटा और माइनस 2 कास 2 थीटा, और ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आंसर हो गया ये वाला। यहाँ डी एस अपॉन डी थीटा निकालिए, यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा निकालिए। अब डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू नीचे लिखना चाहिए तो दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर लिख दे यहाँ। तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा, ये वैल्यू रख दिए दोनों की। ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है, ये कई साल आ भी चुका है, आती है हमेशा है ताकि सबसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ना 45% क्वेश्चन सामान्य आते हैं, तो ये क्वेश्चन 45% के अंतर्गत आते हैं कि ये हाँ कि ये सबसे बन जा दे दिया जाता, सिंपल है ना। डी एस अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा दोनों का अनुपात, शुभम क्या राजीव से भी बन जाएगा, तो राजीव है कहाँ इस समय, ऑनलाइन पढ़ता घरे में। चलो बढ़िया। तो देखो यदि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर क्या है a1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एस। तब हमें डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना, डी वाई अपॉन डी एस का मान ज्ञात करना। एक आदमी के 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। एक एग्जाम्पल बताते हैं, 1 लाख रुपए की लॉटरी का नंबर फंस गया तो उसको ये बोला गया कि आपको 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दिया जाएगा, 10-10 हज़ार 10 बार देंगे। क्या बोला गया, 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देंगे, 10-10 हज़ार कितनी बार देंगे, 10 बार देंगे। तो जानते हो क्या कहता है बड़े ताव के साथ, देना हो तो इकट्ठा उनको 1 लाख रुपए दो, नहीं दो मेरा 5 रुपये लो अपना टिकट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोलने वाले लोग मिलते हैं कि बोल क्या रहे हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, 8 बजे से पढ़ाएंगे तभी आएंगे, नहीं क्या उपाय न करेंगे। 7 बजे से पढ़ाएंगे तो आएंगे नहीं। अब वो बोल करके क्या करेंगे, ना आओगे मान लो, कितने घंटे का नुकसान होगा,
ना आने से। टेस्ट देने 10 आओगे तो 3 घंटे हर, मान लो 2 घंटे लगाओगे, तो 52 घंटे तो कितना घंटे अधिक यह काम करोगे आप? 104। 52 घंटे एवरेज मान तो 90 घंटे तो होबे करेगा। आज 2 घंटे टेस्ट देने आओगे तो घर में कितने घंटे पढ़ोगे आप? 3-4 घंटे। 10 घंटे से कम यानी मंडे से लेकर के और सैटरडे तक के बीच में कितने घंटे पढ़ोगे आप? कितने घंटे पढ़ के आए रहोगे? लगभग 100 घंटे कि नहीं? तो 100 घंटे पढ़ के आए हो तो एवरेज मान कर चलते हैं 30 घंटे। तो 30 घंटे और 104, तो 30 घंटे यदि आप एक संडे तक में लगाओगे तो पूरे कितना महीने में कितने घंटे? 120 घंटे होंगे, ठीक है? तो 120 घंटे तक अब 10 महीने मान लो, 8 महीने, तो 8 महीने में कितना होगा? 8 910 1000 घंटे ज़्यादा, ठीक है? 1000 घंटे ज़्यादा पढ़ोगे उनसे जो टेस्ट नहीं देते, तो किसकी रिजल्ट ज़्यादा आता है? जो ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। एक व्यक्ति क्या किया कि किसी आदमी का रिजल्ट एक तरफ आपकी मेहनत रखी जाएगी तराजू के पलड़े में, एक तरफ आपका रिजल्ट। ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि आप ज़्यादा मेहनत करने लगो बस से। तो ज़्यादा मेहनत करोगे कब? टेस्ट देने आओगे तो ज़्यादा मेहनत करोगे, टेस्ट देने ना आओगे तो ज़्यादा मेहनत करो? बताओ। आओगे तभी ना ज़्यादा मेहनत करोगे। यहाँ आओगे तो कुछ होगा आपको। जैसे आप उस बार आए थे टेस्ट देने, तो घर में जाकर कितने घंटे में मैथ पढ़े थे, और वे फीलिंग ही ना आती टेस्ट देने ना आते तो। हाँ, क्या बोले? मैं भी कर पढ़ा था। हाँ, बन गया। चलो देखो आगे। तो इसको निकालते हैं हम ds अपान डी थीटा, ए और डी अपान डी थीटा और थीटा, और डी अपान डी थीटा साइन थीटा। देखो ए थीटा का अवकलन 1 है, साइन थीटा का अवकलन cos थीटा होता है। अब y बराबर क्या है? a और 1 प्लस cos थीटा, तो डी वाई अपान डी थीटा। a और 1 का अवकलन 0, डी अपान डी थीटा 1, ऐसे ना, और डी अपान डी थीटा cos थीटा। तो 1 तो अचर पद है, तो डी वाई अपान डी थीटा ए लिखो, 1 का अवकलन 0 और cos थीटा को अवकलन माइनस साइन थीटा, ऐसे। तो डी वाई अपान डी थीटा क्या हुआ? माइनस ए साइन थीटा, ठीक है? अब निकालेंगे क्या? डी वाई अपान डी एस, तो क्या होता है? डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एस अपान डी थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा क्या है? ए साइन थीटा, और अपान में ए इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखो यहाँ पे ए कट गया, साइन थीटा का फार्मूला तो जानते हो आप, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये होता है। और इसका 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला जानते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया, साइन थीटा से एक तो साइन थीटा भी कट गया, साइन थीटा बाई 2 साइन cos थीटा बाई 2, ठीक है? आंसर आगे इसको सॉल्व कर, नहीं वो आंसर में थीटा बाई 2 दिया है, तो ये गांव वाले जो टीचर होते हैं पढ़ाते उढ़ाते तो है नहीं, आंसर शीट देख के चेक करते हैं अधिकांश। तो जितना सॉल्व हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करो। ये cos थीटा हो गया, नीचे साइन थीटा बचेगा ना। तो ये होगा माइनस tan थीटा बाई 2। फार्मूला आप जानते हो, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस cos है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 3 फार्मूले हमेशा यूज होते रहते हैं। 1 प्लस cos थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉन्टीन्यूटी में तो पढ़े तो 20 बार। साइन थीटा है तो सेकंड चैप्टर में भी यूज होता है बार बार इसका, 2 साइन थीटा cos थीटा बाई 2, और यहाँ पे cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 3 फार्मूले हैं, 4 ठो।
1 प्लस कास थीटा तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कास थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, कास थीटा तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर वहाँ cos थीटा बाई 2 होगा ना सर? हाँ माइनस ये होगा काट थीटा बाई 2 होगा, इज इक्वल टू माइनस काट थीटा बाई 2। साइन थीटा आया तो इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, माइनस तो पहले से लगा है। और 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 काट दिए, अब साइन स्क्वायर थीटा तो इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, ऊपर कास थीटा बाई 2 बचा है, नीचे साइन थीटा बाई 2, ये माइनस बचा है तो माइनस कास थीटा बाई 2 5 साइन थीटा बाई 2, तो माइनस काट थीटा बाई 2, ठीक है। ठीक है, इसके आगे आप कल बताएंगे, जाओ। फिजिक्स में छुट्टी कब तक है? हैं?